तुम्हारी भी गर्दन मोटी हो गई है, आहाना कहकर हंसने लगी। दोनों ही ठहाका मार कर हंसते वापिस रेत में चित ढेर हो गए। इसके अलावा वे कर भी क्या सकते हैं जब तक कोई उन्हें लेने नहीं आ जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब तक कोई उन्हें लेने क्यों नहीं आ रहा। काफ़ी देर दोनों यूं ही लेटे आसमान ताकते रहे। तभी अचानक समंदर से एक तेज लहर उठी जो रेलती आई उसके पैरों में गुदगुदी कर वापस लौट गई तो वह उठ बैठी। दूर क्षितिज पर निगाहें बेबस हो गई। सूरज की बदलों के साथ आंख मिचौली चल रही थी। काली बदली की ओर से उचक कर धरती को मुस्कुराते हुए आज की अलविदा ले रहा था। रक्तिम आभा लिए उसकी सुनहरी किरणें विशाल जलराशि में अद्भुत आभा बिखेर रही थी। यह दृश्य उसे हमेशा लुभाता है। जिस जगमग आभा के साथ उदय होता है उसी आभा को लिए अस्त भी होता है। डूबने का ना जरा रंज न मलाल न कोई गम, अस्त होता यही। सूरज कितनी अनमोल जीवन सीखे दे जाता है। जिस प्रकार चमकता उदय भी होता है उसी रूप में अस्त भी। दिन भर आसमान पर सांझ से राज करता है और शाम ढले उसी अंदाज में अलविदा कहना, शायद इसलिए कि उसे पहले ही ज्ञात है कि इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं, न सुख न दुख न सफलता न विफलता न हार न जीत। सब अस्थायी है। जिसका उदय हुआ है अस्त भी होगा, तो दुख गम चिंता किस बात की। उनका दुख भी अस्थायी नहीं। उठ खड़ी हुई धीरे धीरे कदम बढ़ाती समुद्र में आगे बढ़ गई। वह उसे हमेशा आकर्षित करता है। तब भी निराश हुई, हमेशा आशा का संचार किया। राह धुंधली हुई तो राह दिखाई, आज भी दिखा रहा है, पर आज वह इसके पास नहीं रहना चाहती। क्या खुराना साहब को पता नहीं चला होगा कि वह मिसिंग है। परसों बात हुई तो कैसे केयरिंग बातें कर रहे थे। वाकई में केयर करते हैं या फिर सिर्फ उसे भी एक जिम्मेदारी की तरह देखकर खाली समय में कॉल कर केयर का दिखावा करते हैं, या शायद अपने में बिजी हों। उनके सिवाय किसके बारे में सोचे, किस पर आस रखे। कौन है जो उसके न लौटने पर चिंतित होगा। मन में हुक सी उठी, उफ, यहाँ ज़्यादा समय रहना निराशा से भर देगा। इन्हीं लम्हों में लगता है कि कोई अपना हो जिसे उसके होने न होने की परवाह हो, चिंता हो, पर शायद उसे स्वीकार लेना चाहिए कि वह अकेली है, यही उसका भाग्य। इना भूमि की आवाज़ कान में पड़ी तो पीछे मुड़ी। दूर खड़ा उसे बुला रहा था। तेज चलती हवाओं में उसकी खुली जुल्फें लहरा रही थी। वापिस आ जाओ, आगे गहराई में मत जाना। भूमिक उसे सलाह दे रहा था तो वह उसे हैरानी से देख रही थी, जिसने परसों दिन उसे खुद ही पुल में नीचे धक्का दिया था। बिना ये बेचारे की इसे तैरना आता है या नहीं, आज खुद गहराई में न जाने की सलाह दे रहा था। यकीन नहीं हो रहा था, पर करना पड़ रहा था। ये वही भूमिक है जो उसका जानी दुश्मन है, पर यहाँ उसका व्यवहार एकदम भिन्न है। कारण जो भी हो, उसके लिए बेहद राहत भरा है। जब तक यहाँ है ऐसे ही रहे, वरना यहाँ अरवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बुलाने पर वह पीछे मुड़ी, वापस आने लगी कि उसे अपने पैरों पर गुदगुदी महसूस हुई। बहुत सारी मछलियाँ तट पर उछल रही थी। उसे उनको देखकर अजीब सा लगता है। छूने पर जिलजिली सी, पर थोड़ी ही देर में उसे ये अच्छी लगने लगी। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसे ऐसा करता देख भूमिक भी उधर ही आ गया। देखो मछलियाँ, वह खिलखिलाई। इतनी सारी फिश। हाँ, उसने जल्दी जल्दी कई सारी मछलियाँ पकड़कर रेत में फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह भी फिश पकड़ने में उसकी मदद करने लगी। कपड़े पूरे गीले हो गए, पर यहाँ के तट ठंडे नहीं हैं बल्कि उमस भरे हैं, तो पानी में भीगना अच्छा लग रहा था। कब दोनों मछलियाँ पकड़ते खुद ही पानी में खेलने लगे। भूमिक ने एक मछली उठाकर उसकी तरफ उछाल दी तो उसने बदले में उसने हाथों में भरकर उसकी तरफ उछालना शुरू कर दिया। एना रुक जाओ, वरना छोड़ूंगा नहीं। आपने ही शुरुआत की। हाँ तो बस अब हो गया। नहीं, रुक जाओ वरना गहराई में ले जाकर डुबो दूंगा। पहले पकड़ो तो सही, अभी दिखाता हूँ। वह उसके पीछे दौड़ा तो आगे पानी में जाने लगी। एना रुक जाओ, वरना शार्क भी हो सकती है। उसके ये कहते ही वह रुक गई। वह दौड़ता आया और उसे कमर से पकड़ कर उठा लिया। अब बताओ, क्या कर रही थी, क्या कर रहे हैं? छोड़ो। उसने छूटना चाहा। तुम्हारी शरारत का जवाब उसने उठाकर जोर से पानी में फेंक दिया। दोनों काफ़ी देर पानी में
अटखेलियाँ करते रहे, पर अब धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा तो भूमिक चलता किनारे पर आ गया और यहाँ फेंकी मछलियाँ इकट्ठा करने लगा तो आहाना भी उसके पीछे पीछे आ गई। चलते हुए दोनों उसी जगह पर आ गए जहाँ पर अलाव जलाया था। अब रात वहीं बिताना मजबूरी हो गया तो रात बिताने कुछ चाहिए था। भूमिका आसपास से कुछ हरी टहनियाँ तोड़ लाया और हरी पत्तियाँ उनसे पेड़ का सहारा देकर खरलैल सा बना दिया। उसके ऊपर हरे घास पात बिछा दी, कोई जंगली जानवर आसपास न आए। तेज अलाव जला दिया। भूमिका बैठकर जमा ही हुई मछलियाँ भूनने लगा। जब भून गई उसके बाद खाने बैठ गया। तुम भी खाओ? उसने पूछा। नहीं, अभी भी जिद पर अड़ी हो? हाँ, भूखी रहोगी, पेट भरा है। तुम और मॉम बिल्कुल एक जैसी हो। तभी मॉम तुम्हारी इतनी क्लोज हो गई थी, वो कैसे? उन्हें पसंद नहीं कि कोई घर पर नॉनवेज बनाए, तभी आप मैडम से छिपकर खाते हो। हाँ, मुझे अच्छा लगता है तो मन तो नहीं मार सकता। आप कैसे सीख गए? जब कॉलेज में था तो दोस्तों के साथ सब सीख लिया। मैं मॉम के अपोजिट हूँ। सब कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी मॉम जैसा नहीं। हाँ, आप उनसे बिल्कुल उल्टे हैं। हाँ, शायद आपके डैड ऐसे रहे होंगे। उसके कहते ही अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। जाहिर सी बात थी, खुद की तुलना अभिलाष खुराना से उसे मंजूर नहीं, पर बोला कुछ नहीं, उठ गया। बाकी बची मछलियाँ हाथों में उठा ली। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? फिश खाई क्यों नहीं? वह पूछती रही, पर वह कुछ नहीं बोला। उन्हें दूर समुद्र में फेंक आया। क्या हुआ? वापस लौट आया तो उसने पूछा। उन्हें फेंकने गया था। क्यों? पेट भर गया। फेंका क्यों? बचा कर रखते। क्यों? बाद में खाते। बचा कर रखता ताकि मछली की गंध पाकर कोई जंगली जानवर इधर आ जाए और उसके साथ हमें भी चट कर जाए। उसके ये कहते ही उसे यहाँ की हालात का अंदाजा हो गया कि वे जंगल में हैं। उसने वहाँ से मांस का हर एक टुकड़ा साफ किया और अब उस खर्रेल के चारों तरफ आग जला दी। ऐसे कब तक रहेंगे? अगर सुबह तक कोई है हमें लेने नहीं आया तो फिर हम कल खुद ही वापस चलेंगे। कैसे? जैसे यहाँ किनारे पहुँचे। ये तो बहुत रिस्की है। रिस्की तो है, पर रिस्क उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अब तक हमें ढूंढने ना आता। मुझे लगता है डायरेक्टर ने ये बात जानबूझकर सबसे छिपा दी है। मैं नहीं समझी। ये कोई छिपाने की बात तो नहीं। पूरा एक दिन होने को आया है हमें गायब हुए, पर कोई हमें खोजने नहीं आ रहा। तो क्या करें? अब हमें यहाँ नहीं रुकना। सुबह होते ही मैं यहाँ से कुछ चप्पू का इंतजाम करूँगा, फिर चल पड़ेंगे। क्या ये हम कर पाएंगे? हाँ, करना होगा। अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। रास्ते के लिए मछलियाँ भून के रख देंगे ताकि खाने की व्यवस्था साथ रहे। पानी के लिए नारियल तोड़कर नाव में भर लेंगे। कल हम ये जगह छोड़ देंगे, कहकर वह आग में मोटी मोटी लकड़ियाँ डाल जाता है ताकि वे रात भर जलती रहें। अब खर्रेल के अंदर आकर लेट गया। अब बहाना यूं ही बैठी थी। तुम भी लेट जाओ। नहीं। क्यों? मैं ठीक हूँ ऐसे ही। मतलब तुम रात भर ऐसे ही बैठी रहोगी, सोओगी नहीं? नहीं, ये क्या बात हुई? ऐसे बैठे रात कैसे कटेगी? कट जाएगी। मैं कह रहा हूँ सो जाओ। सोई मैं, हमें क्या पता चलेगा कि? कहते कहते वह रुक गई। कि क्या? कि कहीं आप मेरे पास आ गए तो? मुझसे डर रही हो कि कहीं मैं? वह चुप हो गई। अगर मेरी वजह से नहीं सो रही तो तुम निश्चिंत होकर सो सकती हो। मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मुझे भरोसा नहीं। सुबह से कुछ किया, रात का किसी का क्या भरोसा। ओके, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वह उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, मतलब कभी था पर अब नहीं है। और तुम हो क्या जो मैं तुम्हारे साथ? मेरा इंटरेस्ट बहुत हाई है। अच्छा, तो जो उस रात कर रहे थे वो क्या था? ड्रिंक कर रखी थी। और उस दिन जो भी मैंने किया बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया ताकि तुम रेहान से दूर रहो। तुम रेहान के साथ थी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उसे देखने लगी। क्या देख रही हो? कौन सा भूमिक असली है? ये जो सुबह से मेरे साथ है या वो जिसे अचानक आज तक देखती आई हूँ? उसकी सवालिया नज़र उस पर टिकी थी। जो आज तक था मैं वही हूँ। मुझे तुमसे अब भी नफरत है। तो सुबह से जो था वो क्या था?
अभी तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी हरकतें मुझे सहन नहीं होती और यहाँ तुम अधिक डर न जाओ इसलिए। क्या आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते? नहीं, पर क्यों? तुम मुझे यह सब करने मजबूर करती हो। तुम वापस आकर वैसे ही हरकतें करना शुरू कर दोगी जैसे करती हो। मैंने क्या किया? डायरेक्टर तुम्हारे आसपास मंडराएगा, तुम्हें जानबूझकर छोटे कपड़े पहनने कहेगा और तुम पहनोगी तो क्या? तो मैं क्या चुप रह पाऊँगा? और वो अभिराज, तुम क्यों उससे दूर नहीं रहती? वो तुम्हारा इस्तेमाल करके छोड़ देगा। मतलब आपको उन लोगों से प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। मुझे तुमसे नफरत है। मैं दुनिया की हर लड़की से नफरत करता हूँ। तुम और वो सब भी बस वैसे पैसे के पीछे भागती हैं। तुम भी यही करती हो। छोटे कपड़े पहनोगी तो मैं वैसे ही करूँगा और वो डायरेक्टर, उसे तुम्हें जान से मार दूँगा। अब सोना है तो सो जाओ, नहीं तो चौकीदारी करती रहो। वैसे भी मुझे तुम्हारी जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहकर वह लेट गया। कुछ देर यूं ही करवट बदलता रहा। आहाना अब भी यूं ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसे नींद भी आ गई। आहाना को नींद नहीं थी। भूमि के सो जाने के बाद अब बाहर देखने पर सिर्फ निर्वता और समुद्र की लहरों के शोर के साथ जंगली कीट पतंगों की कटकटाहट सुनाई दे रही थी जो भय उत्पन्न कर रही थी। अचानक उसे खपरेल के बाहर चटक चटक की आवाज़ सुनाई दी। लकड़ियों के बीच से झांक कर देखा तो बिलाव से बड़ा कोई जानवर था। डर के मारे बिंदी बन गई, सांस गले में अटक गई। भूमिक जी, उसने उसे झचकोरा। भूमिक जी, हाँ क्या हुआ? उसने उंगली से इशारा किया तो वो उठकर बाहर आया। एक जंगली लकड़ी उठाई और खपरेल के बाहर आया तो देखा एक बड़े आकार का जंगली बिल्ला था। मछली की गंध पाकर उधर आ गया था। जलती लकड़ी उसकी तरफ डराने फेंकी तो वह भाग गया, वापिस आ गया। जंगली बिल्ला था, चला गया है कहकर वह बैठ गया। कब तक उठी रहोगी? सो जाओ। वो वापस लौट आया। कुछ नहीं होगा, सो जाओ। नहीं, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, सो जाओ वरना। उसने जोर से डांटा तो सहमति से लेट गई। धीरे नींद नींद उसकी आंखों में भी आ गई। यही कोई 2-3 बजे का समय था कि उसे अपने पैरों में सरसराहट सी महसूस हुई तो आँख खुल गई। डर गई इस भय से कहीं भूमि की नीयत तो बेईमान न हो गई हो। आंखें खोल दी पर देखा वह आराम से अपनी जगह सो रहा था। हाथ पैर की तरफ चला गया। जो हाथ में आया मारे भय के प्राण सूख गए। एक काले रंग का सांप था। चीख निकल गई। उसने उसे हाथ से पकड़ लिया और जोर से दूर झटक दिया। उसने उसके पैर में दांत गड़ा दिए थे। उसकी चीख से भूमिक भी उठ गया। क्या हुआ? वो सांप भूमिक ने देखा तो भय के मारे कलेजा कांप गया। बहुत दर्द हो रहा है। भूमिक ने उसके पैर से खून आते देखा तो वह बेहद घबरा गया। मुझे सांप ने डस लिया। आंखों से आंसू टपक पड़े। शांत हो जाओ, घबराओ मत। उसने उसे शांत करने का प्रयास किया। भला जिसको सांप ने काटा हो वो कैसे शांति बरस सकता है? धवल वस्त्र पर स्याह दाग सी घबराहट उसके चेहरे पर फैलने लगी जिसे देख भूमिक भी अनहोनी की आशंका में विचलित हो गया। यदि आहाना की घबराहट बढ़ी तो इससे उसके हृदय व धमनियों पर रक्त का दबाव बढ़ेगा जो उसके लिए घातक साबित हो सकता है। घबराऊं क्यों ना, मुझे सांप ने काटा है, मैं मरने वाली हूँ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। काटा है, पर ज़रूरत नहीं कि वो जहरीला ही हो। समंदर के नज़दीक जो स्नेक होते हैं वो कम जहरीले होते हैं। इतना तो श्योर हूँ कि वह कोबरा नहीं है, पानी का सांप है जो अपेक्षाकृत कम जहरीले होते हैं। तो क्या इसमें जहर नहीं है? नहीं, जहर नहीं है, शांत हो जाओ। उसने उसकी घबराहट कम करने के उद्देश्य से झूठ बोला। मेरी आंखों में देखो। वह देखने लगी। एना, कुछ नहीं हुआ है। सांप जहरीला नहीं है तो तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल शांत हो जाओ। उसके कहने के बाद वह शांत हो गई। अब ये बताओ, तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है? हाँ, पैर में दर्द हो रहा है। और कुछ? घबराहट व बेचैनी हो रही है। उसने गर्दन के नीचे हाथ रखा तो ये सुनकर भूमि के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई। सीधी लेट जाओ। आप तो कह रहे थे जहरीला नहीं है। हाँ नहीं है, पर फिर भी हम रिस्क नहीं उठा सकते। तुम लेट जाओ। वह सीधे लेट गई। उसे अब एक कपड़ा चाहिए था जिससे उसकी टांग को बांध सके।
अपने शर्ट को फाड़ने की कोशिश की, पर वह कारगर नहीं होता। तभी उसकी नज़र उसकी मिट्टी पर पड़ी। कमर के पास चौड़ी सी डोरी लगी थी। इसको उतारो। ये क्या कर रहे हैं? मैं नहीं उतार सकती। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मरना नहीं चाहती। नहीं, जल्दी दो। आप उस तरफ मुंह करो। जान के लाले बेशक पड़े हों, तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं होते। उसने लपक कर उसकी मिट्टी पर लगी डोरियां खींचकर तोड़ दी। जितनी अधिक देरी होगी, शरीर में जहर फैलने का स्तर बढ़ता जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? तुम चुप रहो, न हिलना न आंखें बंद करना। उसने उसके पैर को घाव वाली जगह के ऊपर व नीचे 2 जगह से बांध दिया ताकि जहर न फैले। हिलना मत, बिल्कुल चुप रहना। अब वह उसके पैर को उठाकर मुंह उसके पास ले जाता है। कटे वाली जगह पर मुंह लगाया और खून मुंह में खींचकर बाहर थूक दिया। ये क्या कर रहे हैं? चुप रहोगी? बताओगे भी? जहर खून में फैलने से पहले उसको बाहर खींच रहा हूँ। आपने तो कहा कि सांप जहरीला नहीं है। तुम्हें बेचैनी हो रही है तो ये साइन है कि सांप जहरीला हो सकता है, तो रिस्क नहीं उठा सकते। कहकर वह फिर से कटे वाली जगह पर मुंह लगाकर खून चूसता और बाहर थूक देता। उसने 5-6 बार ऐसे ही किया। वह काफ़ी मात्रा में खून बाहर खींच चुका था। तुम ठीक हो? हाँ। अब बेचैनी तो नहीं हो रही? नहीं। अब जहर निकल चुका होगा तो अब घबराओ मत। उसने उसकी टी शर्ट से मुंह साफ पोंछा। ऐसे ही लेटी रहना, पर सोना मत, कहकर वह खुद भी कमर के बल चित लेटकर आंखें बंद कर ली। आहाना काफ़ी देर ऐसे ही लेटी रही। भूमिक जी। थोड़ी देर बाद उसने पुकारा, भूमिक जी। कितनी देर ऐसे ही लेटे रहना है? उसने उसके पुकारने का कोई जवाब नहीं दिया। भूमिक जी, भूमिक जी। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उठ खड़ी हुई। भूमिक जी, उसने झचकोरा। भूमिक जी। उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह डर गई कि कहीं खून खींचते समय खून मुंह के अंदर तो नहीं चला गया। भूमिक जी। भूमिक जी, आंखें खोलिए। आंखों से आंसू टपक पड़े। भूमिक जी, आंखें खोलिए। उसके बार बार झिझोड़ने पर उसने आंखें खोल दी। क्या हुआ? वह जैसे बेहोशी से जागा हो। क्या हो गया था आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम रो क्यों रही हो? मैं डर गई थी। क्यों? उसने नजरें उसके घबराए चेहरे पर टिका दी। मुझे लगा खून आपके अंदर तो नहीं चला गया और मैं मर गया। वह हंस दिया। ऐसी बातें मत कीजिए, वैसे ही डर के मारे हालत खराब है। डरने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा असर तो होगा। खून के साथ जहर मेरे मुंह में था तो हल्की बेहोशी आ गई थी। निश्चिंत रहो, तुम अब सेफ हो। मैंने ये सब सीखा हुआ है। वैसे भी मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मर गया तो तुम्हारी जिंदगी जहर कौन बनाएगा? उसके ऐसे कहते ही वह हंस दी। आपको इस समय मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं, सच। वैसे सांप जहरीला तो था, पर कोबरा जितना नहीं। इसलिए बच गई, वरना आज तो गई थी। हम सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। और हाँ, अब सोना नहीं है तो ऐसे ही जागकर सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। कहकर वह उठकर आग के पास आ गया और लकड़ियाँ डालकर सुलगाने लगा। तापमान शाम के समय मुकाबले अब काफ़ी गिर चुका था। उसमें हल्की ठंडक थी। वह भी उठकर आग के पास आकर बैठ गई। आज भूमिक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जिस तरह उसकी प्राण रक्षा की है, वह उसके लिए अपने सोचने का नज़रिया बदलने मजबूर हो रही है। शायद वह जिस भूमि को जानती है उसके कई सेट्स हैं। ये वाला काफ़ी अच्छा है, उस पर ट्रस्ट कर सकती है। थैंक यू। थैंक यू क्यों? अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाने के लिए। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे। जब तक चुड़ैल बनी पीठ पर लदी रहोगी तो तब तक झेलना पड़ेगा। मतलब ये कि मेरे गले पड़ गई हो मुसीबत की तरह। मैं मुसीबत हूँ और नहीं तो क्या। इसलिए तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मजबूरी बन गई है, वरना लोग क्या कहेंगे? भूमिक आरवंशी खुद बच गया और एक लड़की को नहीं बचा पाया। जब वापस जाएंगे दुश्मनी तब भी निभाते रहेंगे। मैं चुड़ैल हूँ, मुसीबत हूँ। हाँ, तभी तो सुबह से झेल रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इसलिए बचा कर रखना चाहते हैं कि लोग बातें न करें। हाँ, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो अब तक किया वो लोगों को जवाब देना पड़ेगा। रेपुटेशन खराब न हो इसलिए किया। हाँ, मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं हर लड़की से नफरत करता हूँ। मुझे लगता है आपको उस लड़की को माफ़ कर देना चाहिए। इस बार अहाना ने साहस कर
काफ़ी बड़ा सवाल उठा दिया, जिसका असर भी दिखा। भूमि का चेहरा तमतमा उठा। किसकी बात कर रही हो? उसकी। दोनों बाहुएं सिकुड़ गई। क्रोध चेहरे पर झलक आया। जिसकी वजह से आप ऐसे बने। आपकी एक्स इरिसा। तुम क्या जानती हो उसके बारे में? यही कि आप उससे बहुत प्यार करते थे, पर उसने कहीं और शादी कर ली। किसने बताया तुम्हें? जिसने भी बताया हो, पर प्यार करते हैं वो हमें मिल ही जाए। जरूरी तो नहीं, और ना ये कि वो गलत ही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। उसकी मजबूरी नहीं थी, नहीं थी। मजबूरी तो जो आगे बढ़ गया उसके लिए दुख क्या मनाना, और क्यों इसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी में कड़वाहट घोलनी। उसके ये कहते ही वह गुस्से से भर गया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस टॉपिक पर मुझसे बात करने की ज़रूरत है। क्यों? क्यों नहीं ज़रूरत? आखिर कब तक इस जहर को मन में पालते रहेंगे? जब तक जिंदा हूँ तब तक। एक बार उससे मिलकर बात क्यों नहीं कर लेते? क्या पता उसे भी पछतावा हो कभी कभी। हम बातों को जिस तरीके से सोचते हैं वे उस तरीके से होती ही नहीं, पर हम गुस्से में या दुख में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। मैं बढ़ चुका हूँ आगे, मुझे कोई पछतावा भी नहीं, पर जो मुझे बना गई अब मैं उसे बदल नहीं सकता। कोशिश तो कर सकते हैं। चुप। अब एक अगर एक भी शब्द बोली तो इस तरह मुझे डराने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? चुप बोला ना तो चुप नहीं रह सकती। कहा ना कि मैं अब उससे प्यार नहीं करता। तो सब पर गुस्सा क्यों निकालते हैं? उसके ये कहते ही उसने उसकी बाजू सख्ती से पकड़कर खींच ली। सब पर नहीं, सिर्फ तुम पर। तुम भी उसी के जैसी हो। मेरी कही गई बात नहीं मानती। तुम कभी डायरेक्टर, कभी रेहान, कभी खुराना। क्यों करती हो ऐसे? गुस्से के कारण उसकी सांसें धोखनी बनी हुई थी। आहाना हैरानी से उसे देख रही थी। अब अगर कुछ भी बोली तो मत भूलो कि तुम मेरे साथ अकेली हो। वह जोर से इसकी बाजू पकड़ झटक देता है। उसके धमकाने पर वह चुप हो गई। सॉरी, वह उसकी तरफ से मुंह फेर लेता है। आग में से लकड़ी उठाकर राख को खुरचने लगा। वह भी चुपचाप बैठ गई। उसके बाद का समय दोनों ने आंखों आंखों में ही निकाल दिया, लाख कोशिश के बावजूद। सुबह की आने वाली तेज झपकी से खुद को नहीं रोक पाए और दोनों ही बैठे बैठे लुढ़क गए। पहले भूमिक लेटा और आहाना उसके पेट पर सिर रखे। सुबह भूमि की नींद खुली तो देखा तो आहाना उसके ऊपर सो रही थी। एना, उसने पुकारा। एना। वह नहीं उठी तो उसका सिर धीरे से उठाकर नीचे टिका दिया और उठ बैठा। पूरे 2 दिन से बाल नहीं संवारे तो बाल बिना कंघी और पानी में भीगते रहने से बिल्कुल जंगल हो गए थे, जो उसके चेहरे पर फैले हुए थे। उनके चेहरे से हटाने की इच्छा हुई क्योंकि वे खूबसूरत चेहरे को ढक रहे थे, पर आगे बढ़ते हाथ रुक गए। उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे चलता समंदर के किनारे आ गया। धूप निकलने से पहले उन्हें यह जगह छोड़ आगे का सफ़र शुरू कर देना चाहिए। नाव को खींचता पानी के करीब ले आया और समंदर में से मछलियां पकड़ने लगा। उन उमस भरे तटों पर मछलियां किनारों पर एकत्रित होने लगती हैं। उसने काफ़ी सारी पकड़ ली और आग में भूनने लगा। उसके बाद नारियल भी तोड़ लाया। उन सब चीज़ों को उसने नाव में भरना शुरू कर दिया। इतने में आहाना भी उठ कर आ गई। उसे ये सब करता देख पूछा, ये क्या कर रहे हैं? रवानगी की तैयारी। आहाना ने नाव में नज़र डाली। उसमें भूमिक ने सब तैयारी कर ली थी। यहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? इन लकड़ियों को पतवार की सेप देनी है, बांधने के लिए बेल और कुछ और चीज़ें लेकर आता हूँ। तुम नाव की चौकीदारी करना, कहीं कोई जानवर ना आ जाए और सारी मछलियाँ चट न कर जाए। ठीक है। वह जंगल की तरफ मुड़ गया। थोड़ा आगे बढ़ा कि आहाना ने टोक दिया, भूमिक जी। हाँ, वह पलटा, जल्दी आना। ओके, अभी आता हूँ, तुम वेट करो। वह अब वापस मुड़ गया और जंगल में बढ़ गया। जैसे चीज़ों की उसे तलाश थी वो आसानी से नहीं मिलेगी। काफ़ी आगे जाने पर आखिर उसकी तलाश पूरी हुई। एक पेड़ का सूखा खोल निकाला हुआ था। इसको लकड़ी पर बांधकर पतवार बनाई जा सकती थी। अब उसने पेड़ों पर लटकी लताएं उतार ली। वह खुश था। वापस मुड़ने लगा कि उसकी नज़र दूर केले के पेड़ पर पड़ी। यहीं पर वह केले का था जिसे आहाना ने भी तोड़े थे। वह मछली नहीं खाएगी तो उसके लिए इसने खाने का इंतजाम हो जाएगा। वह सोच आगे बढ़ गया।
आहाना जहाँ पर खड़ी थी उसे दूर से एक बोट देखी। उसे देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि कोई उन्हें बचाने आया है। वो दोनों हाथ हिलाकर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। वह नाव उसकी तरफ आ गई। उसमें 3-4 लोग सवार थे। वे किनारे पर आकर रुके तो वह खुश थी। आप हमें बचाने आए हैं? 2 लोग जो नाव से कूदकर किनारे आ गए। उसने उनसे पूछा, हाँ चलो हमारे साथ। भूमिक जी को भी आने दो। वो नहीं, बस तुम चलोगी क्यों? वह कुछ समझ पाती तभी बोट पर बैठे शख्स पर उसकी नज़र पड़ी तो होश पागता हो गए। वो रुद्र प्रताप सिंह था। उसे देख भागने में ही भलाई नजर आई। वह पीछे की तरफ भागने लगी पर 2 लोगों ने उसे दबोच लिया और खींचते अपने पास ले जाने लगे। रुद्र प्रताप सिंह बोट से नीचे उतरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जान से मिलने कब से बेताब था, पर तुम थी कि हाथ नहीं आ रही थी, इसलिए तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। मतलब ये मेरी जान कि तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। तुम हमें यहाँ लाए, नहीं तो तुम्हें क्या लगा कि यहाँ फिल्म कहो न प्यार है का फिल्मी सीन चल रहा है कि तुम भटकते यहाँ पहुँच गए। मैं समझी नहीं। समझो मेरी जान कि तुम यहाँ खुद नहीं आई हो। हम तुम्हें लाए हैं। ये नहीं हो सकता। जरा सोचो, हाउस बोट से नाव कैसे अलग होती? मतलब वो तुमने किया। हाँ, तुमसे मिलने का कोई और चारा न था, इसलिए तुम्हें इस आइलैंड पर आने मजबूर किया। उसके होंठों पर जहर बुझी शैतानी मुस्कान रेंग गई जो आहाना के दिल पर सांप सी लेट गई। सोचने समझने की शक्ति छीन होकर घोर निशातल में डूब गई। वह किस विकट परिस्थिति में फंस चुकी है, इसकी गंभीरता का आभास हुआ तो सिर घूम गया। कानों में साए साए होने लगी। मॉडलिंग में आने के बाद उसने खुद में इतने बदलाव कर दिए थे कि रुद्र प्रताप सिंह नामक इस राक्षस को भुला चुकी थी। उसे लगा कि उसने रुद्र प्रताप सिंह को झांसा दे दिया है और वह उसकी ज़िंदगी से चला गया है, पर वह भूल गई थी कि वह इतनी आसानी से उसकी ज़िंदगी से नहीं जाएगा। कुछ दिन के लिए जिस तरह गायब हो गया था, अब इस भयंकर रूप में सामने आएगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घबराहट के मारे चेहरा स्याह पड़ गया। पैरों ने जवाब दे दिया। खड़ा रहना मुश्किल लगा तो धम्म से नीचे बैठ गई। जो रुद्र प्रताप सिंह के चेहरे पर खुशी मुस्कुराहट बन झलकने लगी। पर कैसे? तुमने क्या सोचा हेयर स्टाइल व नाम बदल कर और नाक की सेम चेंज कर मॉडल बन जाओगी तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? वह उसे हैरानी से देखने लगी। मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ। खुद रूप बदलने में इतना माहिर की इतने जुर्म करने के बावजूद पुलिस व दुनिया को झांसा देता आया हूँ। और तो चली थी मुझे झांसा देने। कोशिश अच्छी थी तेरी, जिस वजह से मैं कुछ दिन भ्रमित हुआ जरूर कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गई। उस दिन होटल से भागने के बाद खुराना व पुलिस मेरे पीछे कुत्ते जैसे पड़ गए थे। मुंबई पर खुराना का राज चलता है। उसकी नज़रों से ज़्यादा दिन बचना नामुमकिन था। तो मैं कुछ दिन अंडरग्राउंड किया हुआ कि तुम तो मुंबई से गायब हो गई। वापस आने पर बहुत ढूंढा पर मुझे मिली ही नहीं। न तुम वाना के यहाँ थी, न खुराना के साथ, न हिमानी के घर पर काम नहीं करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर तुम गई कहाँ हो। खुराना ने ही तुम्हें बचाया था तो उसको तुम्हारे बारे में ज़रूर पता होगा, सोचकर मैं खुराना पर नज़र रखने लगा। वह तुमसे कई बार मिला पर तुमने अपना हुलिया तो बदल दिया, नाम भी बदल दिया था, मॉडलिंग भी करने लगी। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। पर ये तिल, उसने उसके तिल पर हाथ लगाया तो उसने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। पूरा हुलिया बदल दिया था पर तुम्हारा ये तिल जिस पर मेरा दिल अटका हुआ था, शुक्र था तुमने ये नहीं हटाया। जिससे प्यार करते हैं उसे तो लाखों की भीड़ में भी पहचान जाते हैं, तो मैं तुम्हें न पहचानता कैसे हो सकता है।